अगर मैं 9 बंदे को इस वीडियो में ला करके खड़ा करूं तो उसमें से एक को डायबिटीज होगा 100%, यानी कि 9 में से एक बंदा डायबिटीज का पेशेंट है, ये WHO का डेटा बोलता है। एंड कुछ ऐसी बीमारी भी होती है जो गाइटर यानी गला फूल जाता है, किसी किसी लोगों का जो गला है ना, ये गर्दन ऐसे बाहर निकल के आ जाता है, लटकने लगता है गर्दन, तो ऐसी डिसीज होती है, उसको हम गाइटर बोलते हैं। तो ये जो बीमारी है गाइटर और डायबिटीज, ये होती कैसे है, इसके पीछे किसका रोल है, क्या यहाँ पे कोई सिस्टम खराब हो गया है, कौन सा सिस्टम है जो खराब हो गया है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आज एंडोक्राइन सिस्टम के डिटेल में हम जाएंगे, तो इन बीमारियों को भी देखेंगे। उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एपिसोड नंबर 3 तक आपने देख लिया है ना, तो कुछ क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करना, और ये क्वेश्चन के आंसर करने से आपको प्राइज मनी भी मिल सकती है। हो सकता है मैं रैंडमली किसी का भी कमेंट उठा लूं एंड उसको प्राइज मनी दे दूं, रैंडम कमेंट पिकर से। तो देखो, क्विज मतलब प्राइज मनी का क्विज, यानी 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बस इसमें कोई खास तो यह है नहीं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि सीएनएस में 2 चीजें इन्वॉल्व होती है, हमें पता है, तो वो 2 चीजें कौन सी होती है जो सीएनएस में इन्वॉल्व होती है, वो आपको कमेंट करके बताना है। अच्छा, आंसर लिखने से पहले आपको लिख देना है #आंसर, तब जा करके आपको आंसर करने सबके। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको ये बताना है कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है उसका कौन सा वाला पार्ट है जो वोमिटिंग के लिए जो वोमिटिंग करता है, यानी वो पार्ट का नाम लिख देना, और ब्रैकेट में ये भी लिख देना कि वो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, किस वाले ब्रेन का पार्ट है। फिर नंबर 3 पे आप लिखना कि हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन कौन करता है, ब्रेन का कौन सा वाला पार्ट है जो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, जो कि उसके साइड में वो भी लिख देना कि हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, कौन सा वाला वो ब्रेन है, ये भी लिख देना, उसके पार्ट तो लिख ही देना, और फिर उसके ब्रैकेट में ये भी लिख देना, स्पेसिफिकली आंसर देना इन तीनों क्वेश्चंस का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी हम शुरुआत करने जा रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। बहुत बच्चों को समझ नहीं आता कि एंडोक्राइन सिस्टम है क्या। तो देखो भाई, एंडोक्राइन सिस्टम क्यों समझ नहीं आता पता है, क्योंकि आप सीधा एंडोक्राइन सिस्टम पे जंप करते हो। अच्छा, एंडोक्राइन पढ़ना तो एंडोक्राइन पे जंप ना करे, फिर कहां करे, उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मूवी देखने जाते हो तो क्या मूवी में हीरो एकदम से आ जाता है? नहीं, हीरो धीरे धीरे आता है। हीरो के आने से पहले एक छोटी सी बैकअप में कहानी होती है, हीरो का बचपन क्या था, हीरो कैसा था, इमोशन जनरेट किया जाता है। तो वैसे ही एंडोक्राइन सिस्टम को समझने के लिए एक इमोशन जनरेट करना पड़ेगा, यानी पहले देखना पड़ेगा यार ये है क्या, व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये ग्लैंड्स क्या होती है। 9th क्लास में पढ़ा था ना ग्लैंड्स, हमने तो 9th क्लास में कुछ पढ़ा ही नहीं, हम तो सब भूल भाल गए। देखो, मैं आपको याद कराता हूँ ग्लैंड्स क्या होती है। हमने 9th क्लास में देख रखा है ग्लैंड्स, व्हाट इज ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स बेसिकली एक ऐसा मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स या टिश्यू होता है। ग्लैंड क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स या टिश्यू होता है जो कि सिक्रेट करता है कुछ केमिकल्स को, कुछ केमिकल सब्सटेंस दैट सिक्रेट सम केमिकल सब्सटेंस दैट सिक्रेट करता है, सिगरेट नहीं कह रहा भाई, सिगरेट कह रहा हूं। सिगरेट यानी कि निकालना, उसको निकालना, मतलब कोई रस वगैरह निकालता है, ये सिक्रेट करता है, सिक्रेट सम स्पेसिफिक केमिकल्स को, स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस को ये सिक्रेट करता है, केमिकल सब्सटेंस, उसको हम कहते हैं ग्लैंड। अब ये जो ग्लैंड होती है ना, इसके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो यह है कि ये अपने जो इसने सिक्रेट करा है ना, वो एक पाइप में सिक्रेट कर दे, या फिर डायरेक्ट ब्लड में सिक्रेट कर दे। 2 ऑप्शन, कौन कौन सा? एक तो पाइप के अंदर सिक्रेट करे, वो पाइप कोई सी भी हो सकती है, किसी भी तरह की पाइप हो सकता है, ऑर्गन की पाइप हो, जैसे पैनक्रियाज में कुछ पाइप होती है छोटी छोटी, तो हो सकता है उसमें कुछ सिक्रेट कर दिया जाए, कुछ रस निकाल दिया जाए उस पाइप के अंदर, पाइप रस निकाला पाइप के अंदर भेजा जाए, तो उसे हम कहेंगे वो अलग ग्लैंड है। एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि ब्लड जो है उसके अंदर डायरेक्ट उसका सिक्रीशन, यानी केमिकल को डायरेक्ट ब्लड के अंदर डाल दे। तो ये 2 ऑप्शन है हमारे पास। यानी कि जो ग्लैंड्स होती है वो बेसिकली 2 तरह की होती है, ग्लैंड्स 2 तरह की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ग्लैंड्स 2 तरह की होती है। एक को हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है भाई, और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये क्या होती है? एंडोक्राइन सिस्टम कह रहे थे आप, तो एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे बता रहे हो, तो चीटिंग हो गई ना भाई। बैकग्राउंड बना रहा हूं मैं, पीछे की चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तभी समझ आएगा। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? बेसिकली जब ग्लैंड्स अपने सिक्रीशन को डक्ट में डालती है, ग्लैंड सिक्रीट्स मतलब सिक्रीशंस गो इनटू डक्ट, जो इसके सिक्रीशंस है
जो इसके जो सिक्रीशंस है, सिक्रीशंस जो कि इसने रस निकाला है, सिक्रेशंस गो इनटू डक्ट, डक्ट में जाते हैं। डक्ट क्या होता है? ट्यूब होता है, एक ट्यूब यानी कि पाइप। बेसिकली जो पाइप है, जो ट्यूब है, उसके अंदर ये अपने सिक्रीशंस को डालता है। एंड जो दूसरा ऑप्शन इसके पास है, सिक्रेशन डक्ट में जाता है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल भी है, इसको हम ना डक्ट वाले ग्लैंड तो बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है सैलिवरी डक्ट। और सैलिवरी डक्ट को हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। कहाँ पढ़ा था हमने? याद करो, कहाँ पढ़ा था? हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, जब लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे थे हम, तो न्यूट्रिशन, जब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि मुंह के अंदर सैलिवरी डक्ट होती है। 3 तरह की सैलिवरी डक्ट होते हैं, वहां पे नाम नहीं बताते क्योंकि इंपॉर्टेंट है नहीं। पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमंडिबुलर, नाम सुनते बेहोश होगा, मुझे पता है। अरे नहीं याद रखना, बस सुन लिया ना, उतना ही काफी है, ठीक है। तो जो ये डक्ट होती है सैलिवरी डक्ट 3 तरह की, तो सैलिवरी डक्ट जो है वो एक तरह की एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि वो अपने जो सिक्रीशंस है उसको सीधा कहां पे डाल रही है? ट्यूब के अंदर डाल रही है। एंड ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, ये क्या होती है भाई? ये अपने सिक्रीशंस को, इसके जो सिक्रीशन होता है, पहले तो जो इसके सिक्रीशन जो हो रहे हैं, उस सिक्रीशंस को, वो जो रस निकल रहा है ना, जो ये ग्लैंड जो रस निकाल रही है ना, उस रस को हम कहते हैं हार्मोन। सिक्रीशंस कॉल्ड, सिक्रीशंस जो इसके जो सिक्रीशंस हैं, उस सिक्रीशंस को कहते हैं हार्मोन। हार्मोन, यार ये हार्मोन सही से समझ नहीं आया, आपने बोल दिया कि एक सिक्रीशन है कि सिक्रीट कर दिया इसने हार्मोन्स। अभी मैं इसको समझाऊंगा आगे हार्मोन्स को अच्छे से। तो जो सिक्रीशंस हो रहे हैं उसको हम हार्मोन्स बोलते हैं। वेरी नाइस। और ये क्या करता है? सिक्रीटेड, सिक्रीटेड इनटू ब्लड, ब्लड के अंदर अपने केमिकल्स को सिक्रीट कर देता है। जो भी इसके सिक्रेशंस है, जो भी रस निकला, उस रस को बिना नस में ले जाए, बिना ट्यूब में ले जाए, बिना पाइप में ले जाए, वो सीधा ब्लड में डाल देगा। और इसीलिए हम इसको डक्टलेस, डक्टलेस यानी कि डक्ट के बिना, डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड। एग्जाम्पल क्या है इसके? भाई एग्जाम्पल तो भाई तुम मतलब इतने होंगे ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। कम से कम 10 है, ऐसे 10 ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर। 10 ग्लैंड होते हैं एक्चुअल में। अगर सिर्फ मेल या फीमेल एक जने की बात करें ना, तो उसमें 9 होते हैं। बट ओवरऑल देखो, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, टेस्टिस और ओवरीज भी उसमें आता है। टेस्टिस मेल में होता है, तो इसीलिए मैं 9 कह रहा हूं। अब ओवरी तो नहीं होगा ना, मेल्स के अंदर ओवरी नहीं होगा ना, ओवरी फीमेल्स के अंदर होता है, तो उनके अंदर 9 हुआ, उनके अंदर टेस्टिस नहीं है, तो तब भी तो 9, एक बंदे के अंदर 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। अभी आगे समझ आएगा आपको, अभी नहीं आ रहा ना तो टेंशन मत लो। बस ये समझो कि एक बंदे के अंदर 9 ग्लैंड्स होती है एंडोक्राइन वाली, जबकि टोटल जो हम पढ़ने वाले हैं वो 10 है। 10 तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं इसके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत सारे एग्जाम्पल है, कितने बताऊं मैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, 10 ग्लैंड्स है टोटल, ये दिमाग में रखो बस। 10 तरह की ग्लैंड्स होती है ऐसी, 10 तरह की ग्लैंड। अब ये मैं बार बार बोल रहा हूँ हार्मोन्स, तो व्हाट इज हार्मोन? इसको थोड़ा सा फील कराओ मेरे को कि ये हार्मोन होता क्या है। हार्मोन बोलने से थोड़ा ना काम चलेगा। आपने कह दिया कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसका सिक्रीशन, उसको आप हार्मोन बोल रहे हो। हार्मोन्स की थोड़ी फीलिंग तो दो, थोड़ा सा फील तो कराओ, तभी तो समझ आएगा कि हार्मोन होता क्या है। तो ये हार्मोन्स को समझने के लिए देखो, हार्मोन बहुत ही आसान, कोई मुश्किल हाई फाई चीज नहीं है। हार्मोन नाम इसका बार बार सुन रखा है, 8th क्लास में से सुनते आ रहे हैं। 8th क्लास में एक चैप्टर था, याद है आपको? टुवार्ड्स एडोलसेंस करके एक चैप्टर था, जिसमें कि आपको बताया गया था एडोलसेंस की प्रोसेस क्या होती है, ये सब चीजें बताई थी। हिंदी में किशोर अवस्था कहा जाता है उसको, तो उसको हमने पढ़ा था। वहां पे हार्मोन शब्द ये हमें पहली बार इसकी मुलाकात हुई थी, वहीं से ये हमारी जिंदगी में आ गया हार्मोन्स। तो ये जो हार्मोन्स है, ये होता क्या है? व्हाट इज हार्मोन? केमिकल सब्सटेंस होता है ये ना, एक केमिकल सब्सटेंस होता है। केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस एक्ट लाइक मैसेंजर, मैसेंजर की तरह एक्ट करता है। व्हाट इज मैसेंजर? अभी बताता हूं। केमिकल सब्सटेंस एक्ट लाइक मैसेंजर इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर मैसेंजर की तरह एक्ट करता है। व्हाट इज मैसेंजर? फेसबुक वाला मैसेंजर क्या? अच्छा, वो जो फेसबुक वाला मैसेंजर है उसका एग्जांपल लो, तो उससे करते क्या हो? उससे मैसेज भेजते हो। अगर आपको अपने यहां से कोई मैसेज भेजना है कि ओए
पता है ये, मतलब उससे पूछ रहे हैं, मान लो आपने, और समर वेकेशन का हॉलीडे होमवर्क हो गया, ये क्या होता है, सोल समर वेकेशन का हॉलीडे होमवर्क, तो ये हो गया तुम्हारा। तो आप इससे मतलब मैसेज करके पूछते हो, तो आपने जो बोला वो चीज वहां तक पहुंच गई। तो ऐसे ही कोई एक बॉडी पार्ट, कोई एक बॉडी ऑर्गन, मान लो ब्रेन ने कुछ बोला, और ब्रेन जो है हमारी जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियास, पैनक्रियास क्या होता है पता है ना भाई, पैनक्रियास को कुछ बोलना चाहती है तो वो कैसे बोलेगी, उसके पास तो कोई व्हाट्सएप फेसबुक का मैसेंजर है नहीं कि व्हाट्सएप मैसेंजर डाउनलोड कर लिया या फेसबुक का मैसेंजर डाउनलोड कर लिया और वो उसने मैसेज करके उसको बता दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो ना हार्मोन का सहारा लेती है, वो कुछ केमिकल्स को रिलीज करती है और वो ब्लड के थ्रू यहाँ जाते हैं पैनक्रियास के पास, और पैनक्रियास बाबू को पता चलता है कि अब मुझे ये काम करना है, इस तरह से उसको पता चलता है। तो ये एक मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, यानी कि मैसेंजर यानी मैसेज पहुंचाने वाला, मैसेज पहुंचाने की तरह एक्ट करता है। इतना अच्छा एग्जांपल आपको मिल चुका है ऑलरेडी फेसबुक मैसेंजर का। और ये ना स्मॉल क्वांटिटी में सिक्रेट होता है, सिक्रेटेड, सिक्रेटेड इन स्मॉल क्वांटिटी, मतलब थोड़ा थोड़ा सिक्रेट होता है, सिक्रेटेड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन आर बॉडी, आर बॉडी। फ्रॉम कहां से सिक्रेट होता है बताना एक बार, एक्सोक्राइन ग्लैंड से या एंडोक्राइन ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड से, फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड से थोड़ा थोड़ा, चिन्ना चिन्ना, पिन्ना पिन्ना सिक्रेट होता रहता है। एक्चुअल में जरूरी नहीं है थोड़ा हो, ज्यादा भी तो हो सकता है। एडोलसेंस के टाइम आपकी हाइट एकदम से कैसे बढ़ जाती है, मान लो अभी आपके जो घर के रिश्तेदार है वो आपसे मिलकर गए, मान लो आपके मामा आपसे मिलके गए, दूर रहते हैं मामा मान लो थोड़ी देर के लिए, तो आपके मामा मिलके गए हैं आपसे, एंड उसके बाद ना वो एक साल बाद है, उन्होंने देखा और बोला यार ये राजू तो बहुत बड़ा हो गया है, राजू तो पहले बहुत छोटा था, यार ये अभिषेक तो बहुत बड़ा हो गया, यार ये चिंटू तो बहुत बड़ा हो गया, यार ये आदित्य तो बहुत बड़ा हो गया, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते, तो वो एकदम से कैसे बड़ा हो गया भाई, किस तरह से बड़ा हो गया वो एकदम से, तो उसके जो हॉर्मोन्स है वो एकदम से रिलीज हो गए। कौन से हार्मोन, कहाँ के हार्मोन, कहाँ से आए हार्मोन, तो उसको हम देखते हैं अभी कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, बेसिकली इसी को हम देखना चाहते हैं यहाँ पे, ये हार्मोन्स आ कहाँ से रहे, एंडोक्राइन ग्लैंड से आ रहे हैं। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है वो हमारी बॉडी के अंदर पूरा का पूरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स मिल करके एक सिस्टम बनाता है जिसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। तो अब जो हम देखने वाले हैं वो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम, पूरा का पूरा एकदम अच्छे से खत्म कर दिया है, पिछले 3 एपिसोड्स के अंदर नर्वस सिस्टम पूरा फिनिश कर दिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आज से ह्यूमन एंडोक्राइन, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम्स, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, इसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, हर सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ होता है। जैसे अगर थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या था, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल, ब्रोंकस, ये सब चीजें थी। और जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था उसके अंदर क्या था, ईसोफेगस, ईसोफेगस, स्टमक, पैनक्रियास, उसके बाद लिवर था उसके अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें, रेक्टम, एनस, ये सारी चीजें थी। अलग अलग सिस्टम में अलग अलग चीजें होती है कि नहीं। नर्वस सिस्टम में सीएनएस था, पीएनएस था, सीएनएस में 2 चीजें इन्वॉल्व थी जो कि आपको कमेंट करके बताना है ना। तो ये सारी चीजें, और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें है, तो उसके अंदर कुछ नहीं भाई, 10 ग्लैंड है बस, 10 ग्लैंड। कितने ग्लैंड, 10 बस, 10 बस, इतना ही है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड 10 है। पहला नाम बताता हूं, लिखते चलना, देखो पहला जो हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का पार्ट है, जो कि कौन सा वाला ब्रेन का पार्ट है, बेसिकली वो 4 ब्रेन का पार्ट है ना, सही बोल रहा हूं, 4 ब्रेन का ही पार्ट है। तो वो भी इसी में आता है, एंडोक्राइन ग्लैंड में हाइपोथैलेमस भी आता है, हाइपोथैलेमस। कमाल की बात है ना कि हाइपोथैलेमस जो है वो नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है और एंडोक्राइन ग्लैंड का भी पार्ट है। दूसरा जो है इसमें आता है, हाइपोथैलेमस कहाँ पे होता है, हमारी ब्रेन के 4 ब्रेन के निचले वाले हिस्से में होता है, मैंने बता रखा है ना। और हाइपोथैलेमस समझ आया। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, देखो ध्यान से समझना कहाँ होता है, किस तरह से होता है। तो अगर ये हमारा ब्रेन है, दिस इज आवर ब्रेन, दिस इज आवर ब्रेन, ये अगर हमारा ब्रेन है, तो मैंने बताया था आपको कि ये पूरा 4 ब्रेन वाला हिस्सा है। तो अगर ये 4 ब्रेन वाला हिस्सा है तो यहाँ पे सेरिब्रम, सेरिब्रम था पूरा, उसके बाद यहाँ पे थैलेमस था, उसके बाद ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे यहाँ पे ना कुछ लटक रहा होता है छोटा सा, तो इसी को हम कहते हैं, छोटा सा लटक रहा है ना, इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका दूसरा नाम भी है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। ऐसा क्यों कहते हैं अभी बताऊंगा, मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं। तीसरा जो है
वो है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड समझते हो, तीसरी आंख जो भोलेनाथ की है हमारी, थर्ड आई, भोलेनाथ की जो आंख है ना तीसरी, जो तीसरी आंख जो यहाँ है थर्ड आई, उसको हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड। नंबर 4 पे है थायराइड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। नंबर 5 पे है पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड। और उसके बाद नंबर 6 पे है, नंबर 6 पे है हमारा थाइमस, थाइमस। नंबर 7 पे है पैनक्रियास, पैनक्रियास। नंबर 8 पे है, नंबर 8 पे वो है एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड बेसिकली यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम इमरजेंसी हार्मोन होता है, टेंशन मतलब सबको देखने वाले हैं अच्छे से, तो अभी तो अब इसका नाम लिख रहे हैं बस। और नंबर 9 पे है टेस्टिस, टेस्टिस। नंबर 10 पे है ओवरीज। तो ये 10 की 10 ग्लैंड्स है जो हमें पढ़नी है। और इन दोनों को, टेस्टिस और ओवरीज को, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, ये इतना तो पता है, कॉमन सेंस चीजें है ना। तो टेस्टिस और ओवरीज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसको हम गोनाड्स भी बोलते हैं, गोनाड्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम गोनाड्स भी बोलते हैं। तो एक्चुअल में एक पर्सन के अंदर सिर्फ 9 ही होता, मेल या फीमेल के अंदर, अगर मेल लोगे तब भी 9, फीमेल लोगे तब भी 9, पर ओवरऑल हमें 10 पढ़ने हैं। और इसमें हमें बेसिकली पीनियल ग्लैंड जो है थर्ड आई, वो बेसिकली करती क्या है, उसका काम ना आप मेरे को बताओगे। वो बेसिकली मेलाटोनिन से रिलेटेड है, मेलानिन पिगमेंट। देखो जो थर्ड आई है, आप ना गूगल पे जा करके, चैट जीपीटी पे, कहीं पे भी सर्च करके लेके आना मेरे लिए और बताना मेरे को कि पीनियल ग्लैंड जो है उसका फंक्शन क्या है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसको मैं काटा मार देता हूँ। बाकी सारे के सारे ग्लैंड्स को हम अच्छे से डिटेल में एक एक करके देखने वाले हैं। अब मैं सब एक एक करके सबके नाम लिखूंगा एंड उसको हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस हमारा प्यारा, सबसे पहले जो हमारा नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है, वाह वाह, इसे कहते हैं बीच का बिच्छू। गेम खेलते हैं तो बीच का बिच्छू नहीं होता, तो वैसे ये बीच का बिच्छू है, तो वो है हाइपोथैलेमस। नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है और ऊपर से ये हार्मोन वाला मतलब एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, कमाल कर दिया, हाइपोथैलेमस ने कमाल कर दिया। ये हाइपोथैलेमस ना बेसिकली करता क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट, तो ये ना सिक्रीट करता है, सिक्रीट, इट सिक्रीट, ये सिक्रीट करता है रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि जिसको हम कहते हैं RH, RH यानी रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रेट करता है। एंड ये इनहिबिटरी हार्मोन, इनहिबिटरी, इनहिबिटरी, व्हाट इज इनहिबिटरी अभी समझा रहा हूं। इनहिबिटरी IH, IH को सिक्रेट करता है, इनहिबिटरी। अबे हार्मोन कहाँ गया भाई तू, हार्मोन यहाँ लिख देता हूँ, हार्मोन। तो ये रेगुलेटरी हार्मोन्स और इनहिबिटरी हार्मोन्स को सिक्रिएट करता है। ये रेगुलेटरी हार्मोन्स क्या होते हैं, मतलब रिलीजिंग हार्मोन, सॉरी रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग यानी रिलीज करना, यानी कि ये बेसिकली करता क्या है, सिक्रीशंस ऑफ हार्मोन, ये हेल्प इन सिक्रीशंस, हेल्प्स इन सिक्रीशंस ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब ये क्या कह रहे हो आप, तो हमें हाइपोथैलेमस पढ़ा रहे हो तो पिट्यूटरी ग्लैंड पे क्यों पहुंच गए भाई, दोनों कनेक्टेड है। अगर ब्रेन में ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है अगर, तो इसके साथ ही कनेक्टेड है वही पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ना, ये पता कैसा दिखता है, ये मटर के दाने जैसा है, ये मटर के दाने जैसा दिखता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पता है, पीजी, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, पीजी मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड है ये। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हाइपोथैलेमस के नीचे मटर के दाने जैसा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये करता क्या है, हाइपोथैलेमस ना इसकी, इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये इसकी मदद करता है। या तो ये इसको बोलेगा कि अपने अंदर से हार्मोन निकालो निकालो निकालो। हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस दोनों भाई भाई है, दोनों दोस्त या भाई जो भी समझो आप, दोनों पास पास में बैठते हैं एक साथ। तो अगर उसको कॉपी चाहिए होती है ना मान लो, तो वो उसको बोलता है ओए उससे कॉपी लेके आ, तो बगल वाले से बोला। वैसे ही अगर हाइपोथैलेमस को कुछ काम करवाना है ना, तो वो रिलीजिंग हार्मोन निकालेगा। रिलीजिंग हार्मोन जो है देखो होता क्या है कि
ये हमारा हाइपोथैलेमस है, दिस इज आर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ये हमारा हाइपोथैलेमस है। और इसके नीचे जस्ट हमारा मटर के दाने जैसा कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा ना, इसको बोलेगा ओए जा रिलीजिंग हार्मोन जा, रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, वो रिलीज करवाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन को। रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकला है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, उसको बोलेगा कि रिलीज कर। वो क्या रिलीज कर सकता है, वो तो सिर्फ ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है पिट्यूटरी, बट मेनली जो हार्मोन इसको रिलीज करता है वो है ग्रोथ हार्मोन। तो ये सारे के सारे जो इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन है उसको ये रिलीज कर देगा, ग्रोथ हार्मोन यानी जीएच को, सारे के सारे जीएच को वो रिलीज कर देगा। हाइपोथैलेमस उसको बोलेगा रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू, उसको बोलने का उसके पास क्या तरीका है, हार्मोन, हार्मोन के अलावा और किसी से बोलेगा ही नहीं, क्योंकि मैसेज का तरीका क्या है, हार्मोन के थ्रू मैसेज कर सकता है। तो हाइपोथैलेमस अपने अंदर से रिलीजिंग हार्मोन को निकालेगा, वो रिलीजिंग हार्मोन जब पिट्यूटरी के पास जाएगा तो पिट्यूटरी समझेगा अरे ऊपर वाले ने मैसेज दिया है कि मुझे ना हार्मोन निकालना है और ग्रोथ हार्मोन निकालना है, यानी कि वो हार्मोन निकालता रहेगा। और वही दूसरी तरफ अगर इस बंदे ने हाइपोथैलेमस ने मान लो इसको इनहिबिटरी हार्मोन भेज दिया, उसने बोला कि इनहिबिटरी हार्मोन ले लो, तो अब वो ग्रोथ हार्मोन को, जो ग्रोथ हार्मोन जो निकल रहा था उसको निकालना वो बंद कर देगा। इनहिबिटरी क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को रोक देता है। जब पता चल जाता है कि भाई अब ये लंबा हो गया, जितना लंबा होना था अब इससे लंबा मत करो, नहीं तो ये बहुत ही लंबा लंबू हो जाएगा, ऐसा मत करो, तो वो क्या करेगा, उसको रोक देगा। इनहिबिट करना भी तो जरूरी है भाई, अगर कोई मैसेज भेज रहे हो तो मैसेज को रोकना भी तो सीखो। सोचो ऑटोमेटेड मैसेज, जैसे एआई का आजकल तो जमाना आ गया, तो ऑटोमेटेड मैसेज नाम की चीज आ गई कि ऑटोमेटिकली मैसेज जा रहा है, तो उस ऑटोमेटिक मैसेज को रोकना पड़ेगा ना यार, तभी तो, जब रोकोगे तभी तो कंट्रोल होगी चीजें। तो वैसे ही अब हाइट ज्यादा ना बढ़ जाए, ज्यादा ऐसे तो वो मतलब 10-12 फीट का हो जाएगा, लंबा चौड़ा एकदम इंडिया गेट जैसा हो जाएगा, तो ऐसा ना हो, इसीलिए उसको रोकने के लिए हम इनहिबिटरी हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। फिर पिट्यूटरी को पता चलता है अच्छा ऊपर वाले ने बोला, यानी हाइपोथैलेमस ने बोला कि अब चुप हो जा, यानी कि ग्रोथ हार्मोन मत निकाल, तो ग्रोथ हार्मोन निकालना बंद कर देगा। यानी ये तो हाइपोथैलेमस का फंक्शन हो गया। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को देखते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रहा है, तो हमें आधे से ज्यादा बात यही पता चल चुकी है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कि ये ना ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड नॉट हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है बेसिकली, इट रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन और ह्यूमन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जीएच की फुल फॉर्म लिख लेना, जीएच की फुल फॉर्म होती है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन क्या करवाता है बेसिकली, ये ना ग्रोथ करवाता है हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स और मसल्स है उसको ग्रो करवाता है। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, वो मसल्स मसल्स और बोन ग्रो करता है, मसल्स और बोन को ग्रो करता है, यानी इसको लंबा करता है, तभी तो हमारी हाइट बढ़ती है। तो ये हाइपोथैलेमस के नीचे होता है, बात में पता है, इट इज बिलो, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये बिलो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस के बिलो, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होता है, जस्ट नीचे। अब देखो दो सिचुएशन लेके चलते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन है बॉडी के अंदर, जो ग्रोथ हार्मोन है दो चीजें हो सकती है, या तो वो लेस सिक्रीट हो गया, कम सिक्रीट हुआ, लेस सिक्रीशन, या तो वो मोर सिक्रीशन, या तो वो मोर सिक्रीशन हुआ। अगर लेस सिक्रीशन होता है ना, देखो अब बायोलॉजी में कुछ टर्म्स को याद रखो, हाइपो, बायोलॉजी में हाइपो का मतलब होता है लेस, यानी कि कम, इसको साइड में लिख लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि टर्म क्लियर होंगे ना बायोलॉजी के, तो बायोलॉजी बहुत आसान है पता है। हाइपर एक होता है हाइपर, हाइपर बोलते हैं कि हाइपर क्यों हो रहा भाई इतना है, तो हाइपर मतलब कि मोर यानी कि ज्यादा, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब मोर यानी ज्यादा। तो लेस सिक्रेशन होता है तो उसको हम कहते हैं हाइपो, हाइपो सिक्रीशन, हाइपो सिक्रीशन ऑफ क्या, हाइपो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रेशन। और या फिर हो सकता है कि हाइपर सिक्रेशन हो जाए, हाइपर सिक्रीशन, हाइपर सिक्रेशन ऑफ क्या, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अब देखो अगर
ग्रोथ हार्मोन का लेस सिक्रेशन होगा तो वो जो बंदा है, सोचो, खुद सोचो, ग्रोथ हार्मोन कम निकल रहा है यानी कि वो केमिकल जो कि लंबाई को बढ़ा रहा है, जो कि हाइट बढ़ा रहा है, वो कम निकल रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मेरी हाइट बढ़ सकती है कि नहीं, ये तो बता दो। आप बस ग्रोथ हार्मोन बढ़ाया जा रहा है। देखो भाई, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। हमारे बॉडी के अंदर जो जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती है, लॉन्ग बोन्स यानी कि जो घुटने के पास होती है, घुटने के पास, जैसे आप बोल सकते हो फीमर, जो हमारी जो बोन है, फीमर जो हमारी जांग वाली जो बोन है वो, और हैंड्स की जो ये वाली बोन है और ये वाली बोन है, जितनी भी लॉन्ग बोन्स है ना, लंबी वाली, तो अगर उसके जो कार्टिलेज है वो फ्यूज नहीं हुए, अगर वहां की जो डिस्क है वो फ्यूज नहीं हुई, जो कि हमें एक्सरे में पता चल जाएगा, अगर वो फ्यूज नहीं हुई तो यानी हमारी हाइट बढ़ सकती है, ऐसा कहा जाता है। डॉक्टर्स ऐसा ही बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर यही कहा जा रहा है कि जो फ्यूज है, अगर कार्टिलेज जो है, जो हमारे लॉन्ग बोन्स के जो कार्टिलेज है वो अगर फ्यूज नहीं हुए तो हाइट बढ़ सकती है, अदरवाइज नहीं बढ़ सकती। चाहे कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, चाहे कोई सी भी डाइट ले लो, चाहे कुछ भी खा लो, चाहे कुछ भी कहीं का भी पता नहीं बॉर्नविटा, कॉम्प्लान, क्या क्या आजकल आता है, तो कुछ भी ले लो, वैसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जब तक कि आपकी कार्टिलेज की कंडीशन जो कि डॉक्टर कहते हैं वो है, यानी कि वो फ्यूज नहीं होनी चाहिए। वो एक्सरे में पता चल जाएगा आपको, जब आप एक्सरे करवाओगे ना, आप बोलोगे कि मुझे हाइट के लिए अपने एक्सरे करवाने कार्टिलेज के, तो वो आप करा सकते हो, ठीक है, अपने मतलब किसी भी प्राइवेट जगह पे जाकर के आप करवा सकते हो, मतलब कार्टिलेज का एक तरह से अपना स्कैन करवा सकते हो उसको, और देख सकते हो कि आगे आपकी हाइट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और यही ट्रूथ है, इसके अलावा और कोई ट्रूथ नहीं है कि आप सोचो कि हाइट बढ़ाने का कोई और तरीका है, नहीं, और कोई तरीका नहीं है, चाहे कितनी भी डाइट ले लो, कुछ भी कर लो, नो अदर वे टू ग्रो योर हाइट अदर देन दिस। तो तरीका यही है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन अगर होगा, और हाइपोसिक्रेशन, पहले हाइपोसिक्रेशन को देखते हैं कि यार जो ग्रोथ हार्मोन है अगर वो कम सिक्रीट हुआ तो क्या होगा, बंदा जो है उसकी हाइट कम हो जाएगी, यानी वो जो बंदा है वो शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्टर हाइट, शॉर्ट 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 यानी कि ड्वार्फ हो जाएगा, ड्वार्फ, और इसको हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब बोनापन, यानी कि वो जो बंदा है वो बोना है, बोनापन, उसको हम कहते हैं बोनापन। और अगर हाइपर सिक्रेशन है, हाइपर सिक्रेशन, तो बंदा जो है वो टॉलर हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं जाइजेंटिज्म, जाइजेंटिज्म यानी कि लंबापन, लंबापन। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, कमेंट में बताना है, कमेंट में बताना है, टोलेस्ट, टोलेस्ट मैन ऑफ वर्ल्ड, जो विश्व का, पूरे देश का जो सबसे लंबा जो आदमी है ना, सबसे लंबा आदमी, या आदमी छोड़ो, ह्यूमन लिख देता हूं, ह्यूमन, क्या पता वो लेडीज भी हो सकती है, तो जो टॉलेस्ट ह्यूमन ऑफ वर्ल्ड है ना, उसकी जो हाइट है वो आपको कमेंट करनी है, एंड उसका नाम भी बताना है आपको, ठीक है, इतना छोटा सा काम कर सकते हो ना, चैट जीपीटी चाहे गूगल किसी का भी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है कंडीशंस बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड्स की। अगला है हमारे पास जो है थायराइड ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस समझ चुके हैं, तो अब देखते हैं थायराइड ग्लैंड, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड होता क्या है, और यहाँ पे एक बीमारी का नाम हमें पता चलेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझना, वो बीमारी होती क्यों है, क्यों लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, बीमारी हो क्यों जाती है। तो मैं बात कर रहा हूं थायराइड ग्लैंड की, थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो है, अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करना, देखो जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, बेसिकली अगर ये हमारी सांस की नली है, ये हमारी सांस की नली है, तो इस सांस की नली को मैं क्या कहता हूं बताना, सांस की नली को मैं कहता हूं ट्रैकिया, ट्रैकिया या फिर विंड पाइप कह सकते हैं, पर विंड पाइप के नीचे जो ट्रैकिया वाला हिस्सा है वहां पे होता है ये, वहां पे ये इस तरह से होता है, इस तरह से, इस तरह से ये इसको ऊपर होता है, बिल्कुल इस तरह से। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है, जो हमारा जो ट्रैकिया जा रहा है ना, जो हमारा ट्रैकिया जा रहा है उसके ऊपर ऐसे चढ़ा हुआ है, मतलब उसको घेर रखा है एक तरह से, उसको विंड पाइप, या विंड पाइप नीचे जो ट्रैकिया उसको इसने घेर रखा है थायराइड ग्लैंड ने, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड जैसे देखो, मान लो कि ये जो है मेरा ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया, ये गोल, ये ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया को ये जो हमारा थायराइड है इसने ऐसे घेर रखा है, इस तरफ से आपको ऐसे दिखेगा, इस तरफ से ऐसे, बट जब मैं ट्रैकिया को हटा दूं तो थायराइड ग्लैंड ऐसा दिखेगा, ये थायराइड ग्लैंड है। तो थायराइड ग्लैंड के आगे वाला हिस्सा ये हो गया, और पीछे वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, यहाँ पे चार अलग अलग बिंदु है, एक दो तीन चार, या एक दो तीन चार, चार अलग अलग बिंदु है यहाँ पे,
यहाँ पे देखो ये जो ग्लैंड है, पहले तो ये समझो, इसका पहले ये ऐसे दिखता है, ये ऐसे दिखता है, ऐसे चेक बॉक्स जैसा, चेक बॉक्स जैसा दिखता है। तो ये क्या है, ये है हमारा थायराइड, ये हमारा थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। और मैंने क्या बोला कि इसके पीछे 4 अलग अलग पॉइंट्स बने हैं, 4 अलग अलग पॉइंट्स। तो एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट ये रहा, चौथा पॉइंट ये रहा। तो ये जो चारों पॉइंट्स है ना, चारों पॉइंट्स, चारों, एक नहीं, सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा, चारों, मैं चारों की बात कर रहा हूँ। जो चारों जो पॉइंट्स है ना, उन चारों पॉइंट्स को हम कहते हैं, वो 4 है, जो 4 है नंबर्स में, उसको हम कहते हैं पैरा। पैरा मतलब पीछे, किसके पीछे, थायराइड ग्लैंड के पीछे, थायराइड ग्लैंड के पीछे। थायराइड ग्लैंड का आगे वाला हिस्सा ये है, उसके पीछे वाला हिस्सा ये, वहां पर ये ग्लैंड प्रेजेंट है, जिसको हम पैरा थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। तो पहले थायराइड ग्लैंड तो समझ ले भाई, पैरा थायराइड ग्लैंड समझेंगे बाद में अपने आप ही। तो थायराइड ग्लैंड जो है ना, वो क्या करता है, रिलीज करता है, ये रिलीज करता है थायरोक्सिन हार्मोन को, थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। और थायरोक्सिन हार्मोन को हम T3 भी बोलते हैं। ये T3 करता क्या है, ये रेगुलेट करता है, रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, किसकी मेटाबॉलिज्म को, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को, फैट की मेटाबॉलिज्म को, और तीसरा क्या है, प्रोटीन्स, इसकी मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है भाई, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इससे रिलेटेड कोई भी रिएक्शन अगर हमारी बॉडी के अंदर हो रही है ना, तो उस रिएक्शंस को रेगुलेट कौन कर रहा है, उसको कंट्रोल, मतलब किस तरह से होनी है किस तरह से नहीं, उसको रेगुलेट कंट्रोल कौन कर रहा है, कितनी होगी कितनी नहीं होगी, वो कर रहा है हमारा थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाला थायरोक्सिन हार्मोन, जिसको हम T3 भी बोलते हैं शॉर्टकट में। जो यहाँ पे T3 है, उस T3 का मतलब है ट्राई आयोडो थायरोक्सिन। क्या बोला मैंने, T3 का फुल फॉर्म क्या है, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं इसको, डॉक्टर्स बोलते हैं ट्राई आयोडो थायरोक्सिन, ट्राई आयोडो थायरोक्सिन। मैंने तो सिंपल तरीके से बता दिया कि थायरोक्सिन कह रहे हैं। देखो आपने डरा मत करो जब भी ऐसे कुछ नाम आए, बस डॉक्टर इसका यूज करते हैं, और बस एक बार सुन लो ना, बुक में लिखा नहीं लिखा उससे क्या फर्क पड़ता है। जनरल नॉलेज अगर मिल रही है, एक्स्ट्रा नॉलेज अगर मिल रही है, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ट्राई आयोडो थायरोक्सिन, इसमें देखो ट्राई मतलब 3, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, और आयोडो मतलब आयोडीन, आयोडो का मतलब होता है आयोडीन। तो अगर थायरोक्सिन हार्मोन बनाना है, आयोडीन चाहिए हमें, फिर उसके लिए आयोडीन इज वेरी important टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन। अगर थायरोक्सिन हार्मोन मेरे को बनाना है ना, तो भाई आयोडीन तो चाहिए, आयोडीन के बिना काम नहीं चलेगा भाई। आयोडीन ना हो और फिर आप कह रहे हो कि थायरोक्सिन हार्मोन बना दो, नहीं बन सकता भाई, क्यों, नाम में ही आयोडो लगा हुआ है ना, उसको चाहिए ही आयोडीन। आयोडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। अच्छा अब मान लो किसी बंदे ने आयोडीन खाना बंद कर दिया, तो क्या होगा उसका, आयोडीन खाना, अगर किसी बंदे ने आयोडीन नहीं खाया, मान लो नमक ऐसा खा रहा है जिसमें आयोडीन है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, उसको आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी बेचारे को आयोडीन की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन हो जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। उसने आयोडीन खाया ही नहीं इतने दिन से, तो उसको डेफिशिएंसी हो गई है, डेफिशिएंसी यानी कमी हो गई है। कमी किसकी, कमी किसकी, आयोडीन की कमी हो गई भाई, उसको डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। और जो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन है ना, उससे एक डिसीज हो जाती है, उसको डिसीज यानी एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी को हम कहते हैं, जो कि हमने पहले भी 6th क्लास के आसपास नहीं पढ़ा था, जिसको कहते हैं गाइटर। गाइटर मतलब समझते हो, गाइटर मतलब गला फूलना, कि वो जो बंदा है, जो सामने वाला जो बंदा है, उसका, जिसको आयोडीन की डेफिशिएंसी हो रखी है ना, उसका गला फूल जाता है, ये बाहर निकल के आ जाता है इस तरह से। जो अगर आप एक बार गूगल पे सर्च करना गाइटर पेशेंट, गाइटर सर्च कर देना, बस पेशेंट में लिखना, गाइटर लिख दोगे, ये स्पेलिंग याद रखना गाइटर की, गो इटरे ये स्पेलिंग है। तो इसको आप गूगल पे डाल देना, आपको ऐसे ऐसे गले मिल जाएंगे, गर्दन जिससे, जिसको गाइटर हो रखा है, गर्दन फूली हुई है उनकी। तो ऐसा क्यों है भाई, आयोडीन नहीं खाया उन्होंने। और ज्यादातर ये ना, जो बंदे जो पहाड़ पे रहते हैं ना, उनको ज्यादा होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि पहाड़ पे रहने वालों के, जो पहाड़ पे रहने वाले जो लोग होते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो
जो नमक है उसको कम खाते हैं। अब ध्यान से सुनना एक चीज, ध्यान से एक और बात, ऐसा क्यों हो रहा है कि जो पहाड़ पे बंदे रह रहे हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है कि वो उनको गाइटर हो रहा है? तो उसके पीछे रीजन ये है कि आयोडीन के कुछ सोर्स होते हैं, अगर आप उसको खाओगे तो इससे बचे रहोगे इस बीमारी से। आयोडीन के कुछ सोर्स होते हैं, आयोडीन के सोर्सेस क्या होते हैं? एक तो होता है फिश, और दूसरा होता है डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, और आयोडाइज सॉल्ट, मतलब सॉल्ट ऐसा, नमक ऐसा खाओ जिसमें आयोडीन हो, उसको हम कहते हैं आयोडाइज सॉल्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हम नमक खाते हो ना, आप टाटा नमक खाते हो, अच्छा, तो टाटा नमक जो हम खाते हैं ना उसमें आयोडीन होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उस पर लिखा होगा आयोडाइज सॉल्ट, तो सही है, फिर तो वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी बात है, फिर हम आयोडीन खा रहे हैं। फिश, डेयरी प्रोडक्ट और आयोडाइज सॉल्ट में होता है, और चिकन के अंदर भी होता है, जो चिकन हम खाते हैं, लेग पीस, टंगड़ी, उसको जो हम खाते हैं, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर वो आयोडीन अच्छा खासा होता है। अब देखो जो पहाड़ का इलाका है वहां पे फिश तो मिलेगी नहीं, जो पहाड़ वाला जो इलाका है वहां तो समुद्र है नहीं, समुद्र अच्छा खासा समुद्र तो है नहीं, तो अगर वहां पे समुद्र नहीं है तो मछली भी नहीं है, मछली नहीं है तो मछली यानी कि नमक भी नहीं है, मछली में नमक ज्यादा होता है ना, आयोडीन होता है, तो वो नहीं है, इसीलिए वो जो पहाड़ पे जो बंदा रह रहा है ना उसको डेफिशिएंसी हो जाती है आयोडीन की, जिसकी वजह से पहाड़ के जो बंदे हैं उनको ज्यादातर गाइटर हो जाता है, गाइटर की बीमारी हो जाती है। बल्कि वहां पे तो ये चीज कॉमन हो गई है कि गाइटर वाली लेडी आपको मिली जाएगी वहां पे, हर जगह पे, पहाड़ के जगह पे, तो वहां पे गाइटर पेशेंट बहुत ही ज्यादा पाए जाते हैं। अब जो अगला ग्लैंड है वो है जो गाइटर, वो थायराइड ग्लैंड के जो जस्ट पीछे है वो है हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो कि इसके जस्ट पीछे है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। कितने होते हैं ये? 4 होते हैं नंबर्स में, टोटल 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये टोटल कितने होते हैं? 4 इन नंबर्स, 4 इन नंबर्स, और होते कहाँ है? बिहाइंड, बिहाइंड थायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड के पीछे होते हैं, थायरॉयड ग्लैंड के पीछे होते हैं। और इसको हम कहते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर धसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं इसके अंदर, इसके अंदर धसे हुए होते हैं, जो थायरॉयड ग्लैंड है ना इसके अंदर ये धसे होते हैं, और ये रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं बेसिकली पैरा पैरा पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन, ये पैराथायरॉयड हार्मोन बोलते हैं या फिर पैराथॉर्मोन भी बोलते हैं। ये पैराथॉर्मोन यानी पीटीएच, पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन या पैराथॉर्मोन भी बोलते हैं इसको हम शॉर्टकट में, डॉक्टर्स तो पैराथॉर्मोन बोलते हैं। तो पैराथॉर्मोन जो है इसको ये रिलीज करता है, रिलीज पैराथॉर्मोन, और जो ये पैराथॉर्मोन रिलीज होता है ना बेसिकली, ये पैराथॉर्मोन दैट रिलीज बाय इट, ये क्या करता है? ये रेगुलेट करता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट के मेटाबॉलिज्म को, रेगुलेट कर रहा है ये रेगुलेट, रेगुलेट कैल्शियम, कैल्शियम एंड, अगर कहीं कैल्शियम की कमी है तो ये इसको पूरी कर देगा, कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म इन ब्लड, ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का जो लेवल है उसको ये रेगुलेट करे। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो विटामिन डी की कमी होती है आपने पढ़ा होगा, तो विटामिन डी की जब कमी होती है ना हमारी बॉडी के अंदर, तो यानी कि हमारे शरीर में कैल्शियम कम होता है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, विटामिन डी में हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि विटामिन डी जो है वो कम हो जाता है, मतलब विटामिन डी की कमी से पैर जो है टेढ़े होते हैं, हड्डी जो है हमारी, जो हड्डी होती है वो बेसिकली टेढ़ी मेढ़ी होने लग जाती है, या फिर एक बीमारी भी वहां पे नाम दी थी शायद मेरे ख्याल से, कि बोन जो है वो साइनी हो जाती है, नोकनी करके बीमारी का नाम आपने सुना होगा। तो ऐसी बीमारी होती है, क्यों होती है? वो कैल्शियम की कमी से होती है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, ऐसा क्यों है कि पैर पैर जो हमारे वो टेढ़े होगा? तो देखो ध्यान समझना, जब आपने बाहर से कैल्शियम नहीं लिया, जब आपने कैल्शियम को नहीं खाया तो आपके ब्लड में कैल्शियम कम है ना, ब्लड में कैल्शियम कम है, तो पैराथायरॉयड ने जल्दी से, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है उसने जल्दी से ये पहचान लिया कि यार जो मेरा ब्लड है ना उसके अंदर जो है कैल्शियम नहीं है, तो एक काम करो जल्दी से कैल्शियम को लेकर के आओ। अब कैल्शियम कहां से लाऊं? तो उसको ना मैसेज मिलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड ये भी काम करता है, उसको मैसेज मिलता है, तो फिर उसके बाद वो
देखता है, फिर उससे पता चलता है कि ब्लड में तो कैल्शियम है ही नहीं, अब मैं कैल्शियम लाऊं कहां से, मुझे तो ब्लड में कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम की कमी तो मुझे पूरी करनी है, ब्लड में कैल्शियम कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा तो काम ही यही है कि अगर कैल्शियम ब्लड में ज्यादा है तो उसको नॉर्मल कर दूं और कम है तो ज्यादा कर दूं, उसको नॉर्मल रहने देना है मुझे, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल नॉर्मल रहने देना है। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो वो करता क्या है कि जितनी भी हड्डी होती है, जो भी हमारी बोन्स होती है, बोन किससे बनी होती है, कैल्शियम और फॉस्फेट से बनी होती है ना, कैल्शियम फॉस्फेट की बॉन्ड बनी होती है, तो वहां से ले लेता है वो, मतलब पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है उसमें पैराथॉर्मोन जो है वो बोन्स के पास जाएगा और बोन से सारी की सारी कैल्शियम सोख करके ले करके ब्लड में डाल देगा, और बेचारा बोन्स जो है वो बेचारा टेढ़ा हो गया, वो खराब हो गया, इस तरह से जो है वो प्रोसेस होती है पूरी की, मतलब कैल्शियम तो चाहिए, अब वो बोन से खींच ले उससे उसकी मर्जी है, बस ब्लड में उसको कैल्शियम का लेवल मेंटेन रखता है, मतलब उसको कैल्शियम का लेवल ब्लड में मेंटेन रखना ही रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तूफान आंधी आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको चाहे हड्डी सड़ानी पड़ जाए, गलानी पड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ब्लड में उसको कैल्शियम का लेवल कंप्लीट करना ही करना है। तो ये पैराथॉर्मोन का काम हो गया, पैराथायरॉइड ग्लैंड का। अगला कौन सा ग्लैंड है, अगला जो हमारा ग्लैंड है थाइमस, थाइमस बोलो या फिर थाइमस ग्लैंड बोलो, बात वही है। तो हम देखेंगे थाइमस को। तो थाइमस की खास बात क्या है, देखो थाइमस जो है ना वो लोअर पार्ट ऑफ नेक में पाया जाता है, लोअर पार्ट ऑफ नेक, हमारी जो गर्दन है वहां पे लोअर पार्ट में, और अपर पार्ट ऑफ चेस्ट, अपर पार्ट ऑफ चेस्ट में पाया जाता है, लोअर पार्ट, ये गर्दन है हमारी की वाली, इसके लोअर पार्ट में, यानी यहाँ कहीं पाया जाता है, यहाँ यहाँ आसपास जहां मैंने माइक लगा रखा है ना वहां पाया जाता है थाइमस ग्लैंड, क्योंकि ये चेस्ट का अपर पार्ट है और जो हमारी जो नेक है उसका लोअर पार्ट है, जहां मैंने माइक लगा रखा है वहां पे ये चीज पाई जाती है थाइमस। थाइमस बेसिकली, थाइमस देखो बड़ी कमाल की चीज है, ये बड़ा जिद्दी है, ये कहता है कि तुम हो जाओ बड़े, तुम छोटे हो, तुम बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो मान लो जैसे अगर कोई बंदा है तो वो इसका हाथ है, इसका हाथ ये है, इसका पैर ये है, ये इसका पैर है, और अब ये बंदा जो है मान लो बड़ा हो गया, अब ये बंदा बड़ा हो गया, ठीक है, अब ये बंदा हो गया बड़ा, तो ये इसका हाथ है, ये इसका पैर है, ये बंदा हो गया बड़ा। तो अब थाइमस, जब ये बेचारा छोटा था ना तो थाइमस ऐसा था, ठीक है, अब ये बड़ा हो गया तब भी थाइमस ऐसा ही है। मतलब एक चीज देख रहे हो कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो एज के साथ इंसान तो बड़ा होगा भाई, इंसान तो बड़ा होगा, तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं ना कि थाइमस छोटा हो रहा है, हम तो बड़े हो रहे हैं, तो इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि थाइमस छोटा हो रहा है। बेसिकली इसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, यानी जो थाइमस है वो रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट शो करता है, रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट समझते हो कि वो छोटा होता है, टाइम के साथ साथ छोटा होते जाता है। रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट मतलब स्मॉल इन चाइल्ड, स्मॉल इन चाइल्ड एंड स्मॉल इन चाइल्ड एंड बिग, अरे उल्टा बोल दिया, बिग इन चाइल्ड, बिग इन चाइल्ड एंड स्मॉल इन अडल्ट, स्मॉल इन अडल्ट, मतलब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, या फिर ये बोल दो साइज डिक्रीज, साइज डिक्रीज विद एज, उम्र के साथ साथ जो उसका साइज है वो बेसिकली डिक्रीज होता जाता है, ऐसे डिक्रीज मतलब उसका साइज छोटा हो जाता है। और ये जो है ना थाइमस, ये एक हार्मोन को रिलीज करता है, हार्मोन को रिलीज करता है जिसको कहते हैं, जो हार्मोन है उसका नाम है थाइमो, हार्मोन्स के नाम याद रखना भाई सबके, थाइमोसिन, उसको हम कहते हैं थाइमोसिन। जो थाइमोसिन है ना वो करता क्या है, वो मैच्योर करता है, हेल्प करता है, हेल्प इन मैच्योरेशन, मैच्योरेशन, मैच्योर कराने में ऑफ टी लिम्फोसाइट। अब ये टी लिम्फोसाइट क्या होता है, तो भाई ध्यान से समझना, टी लिम्फोसाइट क्या होता है, लिम्फोसाइट मतलब होता है डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी भी कई तरह के होते हैं, टी लिम्फोसाइट होते हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट होते हैं, अलग अलग तरह के लिम्फोसाइट होते हैं। तो उसमें जो टी लिम्फोसाइट होता है उसको ये हेल्प कराता है ग्रो करने, मतलब उसको ये चाहता है ना कि वो मतलब ग्रो करता रहे, वो मैच्योर होता रहे, वो जवान होता रहे, एकदम ही मतलब स्ट्रॉन्ग होता रहे, जो टी लिम्फोसाइट है वो स्ट्रॉन्ग होता रहे। उससे क्या होगा, इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम
जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम इंक्रीज, इम्यूनिटी इंक्रीज बोल सकते हैं, या फिर आप इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाती है इसकी वजह से इम्यूनिटी जो है बॉडी की वो इंक्रीज होने लग जाती है। तो थाइमस ग्लैंड का यही काम है। अगला जो ग्लैंड है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पैनक्रियास। पैनक्रियास देखेंगे अब हम। पैनक्रियास जो मैंने बताया था, देखो गाइटर तो हमें समझ आ गया क्या होता है, कैसी बीमारी हुई, वो सब जो गर्दन फूल गई, पहाड़ के लोगों को ज्यादा होती है बीमारी, है ना, जो पहाड़ पे रहते हैं उनको ज्यादा होती है। तीसरे नंबर पे, मतलब अगले नंबर पे तीसरा है, चौथा क्या चल रहा है पता नहीं। पैनक्रियास, जो पैनक्रियास होता है ना बेसिकली, इसकी एक कमाल की बात है, देखना ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, दोनों तरह की ग्लैंड है। इसीलिए हम इसको कहते हैं, इसको डुअल ग्लैंड। डुअल मतलब समझते हो, डुअल, डुअल, डुअल मतलब DOGLA, दोगला यानी दो, यानी इसके दो रूप है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। डुअल ग्लैंड है ये, दिस इज डुअल ग्लैंड, या फिर इसको मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं, या फिर इसको हेट्रोक्राइन, हेट्रोक्राइन, या फिर मिक्सोक्राइन, मिक्सोक्राइन, बहुत बहुत चीज, चार नाम याद रखना। देखो या तो इसको डुअल ग्लैंड भी कहते हैं, या मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, या हेट्रोक्राइन या मिक्सोक्राइन। मिक्सोक्राइन यानी मिक्स ग्लैंड, मिक्सोक्राइन ग्लैंड भी इसको कहते हैं। अलग अलग नाम है क्योंकि ये दोगले एक तरह से। दोगले कैसे, ये ना जो एक्सोक्राइन पार्ट भी शो करते हैं और एंडोक्राइन पार्ट भी। जो पैनक्रियाज होते हैं बेसिकली इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो इसका एक्सोक्राइन पार्ट होता है, एक्सोक्राइन पार्ट, एक्सोक्राइन पार्ट होता है इसका एक, और दूसरा जो इसका पार्ट होता है ना वो होता है एंडोक्राइन पार्ट। मतलब इसके दो हिस्से हैं, ये जो पैनक्रियाज है उसके अंदर ही दो हिस्से हैं, दो अलग अलग जगह है। एक तो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है, दो अलग अलग पार्ट है, अलग अलग पार्ट के नाम दे दिए, एक एक्सोक्राइन फंक्शन कर रहा है और एक एंडोक्राइन फंक्शन कर रहा है। तो एक्सोक्राइन फंक्शन क्या करता है, ये बेसिकली ये रिलीज करता है, रिलीज करता है एंजाइम्स को। याद है कुछ एंजाइम्स को रिलीज करते थे वहां पे हम डाइजेशन में, कौन कौन सा एंजाइम थे, लाइपेज, जो पैनक्रियाज है वो लाइपेज को रिलीज करता था, ट्रिप्सिन को रिलीज करता था। अच्छा कमेंट बताओ अगर आपको याद है ना लाइपेज का फंक्शन क्या होता है, लाइपेज क्या करता है, मुझे कमेंट बताओ, देखते हैं कितनों को याद है भाई, पिछला रिवीजन करते हो कि नहीं करते हो। ट्रिप्सिन बताओ मेरे को। फिर उसके बाद ये बताओ कि पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी यहीं से रिलीज होता है ना, पैनक्रियाटिक अमाइलेज वो भी यहीं से रिलीज होता है, उसका काम बताओ भाई, इन तीनों का काम बताओ मेरे को, जल्दी से कमेंट करो, इन तीनों का काम बताओ। अब देखो ये दो पार्ट तो हमें पता चल गए, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं क्या, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, एंजाइम्स के बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं। हमें देखना है एंडोक्राइन वाले पार्ट को, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है उसका, पैनक्रियाज का, उसको हमें देखना है यहाँ पे। पैनक्रियाज का जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है उसको हमें देखना है। तो ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, जो एंडोक्राइन वाला जो पैनक्रियाज का पार्ट है ना उसको भी दो अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। एक है अल्फा सेल, अल्फा बीटा यहाँ भी आ गए हैं, मैच चल रहा है क्या ये है, मैं आप पे केस कर दूंगा, ये मैच कैसे आ गई, साइंस के अंदर मैच कहां से घुस गई, भाई सुनो ध्यान से सुनो पूरी बात, पहले केस करने जा रहे हो। अल्फा सेल्स जो है, अल्फा सेल्स एक होता है अल्फा सेल्स और एक होता है बीटा, बेटा नहीं होता, बीटा सेल्स, एक होता है अल्फा सेल्स एक होता है बीटा सेल्स। तो जो अल्फा सेल्स होता है वो रिलीज करता है, अल्फा सेल्स जो है वो रिलीज करता है किसको, ग्लूकेगोन को, ग्लूकेगोन, ग्लूकेगोन, ग्लूकोज सुना था, ग्लूकागोन क्या होता है, ग्लूकागोन, ग्लूकागोन इज बेसिकली, ग्लूकेगोन या ग्लूकागोन बोलते हैं इसको, ये रिलीज करता है। ये क्या करता है, ये डिक्रीज करता है, नहीं सॉरी, जो ग्लूकेगोन है ये इधर सुनो, ये तो ग्लूकोगोन है, बीटा सेल्स भी रिलीज करता है कुछ, बीटा सेल्स भी कुछ रिलीज करता है, उसका फंक्शन बताऊंगा अभी, टेंशन मत लो। बीटा सेल्स भी कुछ रिलीज करता है, जो रिलीज करता है उसको हम कहते हैं इंसुलिन, बीटा सेल इंसुलिन को रिलीज करता है, बीटा सेल रिलीज इंसुलिन, जबकि अल्फा सेल्स जो है अल्फा ग्लूकेगोन को रिलीज करता है। देखो इंसुलिन में कहीं भी ए वर्ड आ रहा है नहीं, लेकिन ग्लूकेगोन में ए वर्ड आ रहा है, ए से ए इसमें वर्ड आ रहा है, यानी ये अल्फा सेल्स रिलीज कर रही है, बस खत्म। ऐसे करके याद कर लो, अगर ऑप्शंस में आएगा ना तो याद करने के लिए सही रहेगा कि अल्फा सेल जो है ग्लूकेगोन रिलीज करती है, ठीक है, ये तो समझ आया। अब जो ग्लूकेगोन है ना,
देखो अब ध्यान से सुनना एक बात, जो हमारा जो खून है अगर वो ज्यादा मीठा हो रहा है, मीठा इन द सेंस कि आपने किसी का खून पिया है क्या, नहीं यार ध्यान से सुनो मेरी बात, हमेशा शक करते रहते हो कुछ ना किसी चीज पे। देखो ध्यान से सुनो, अगर मान लो जो शुगर है मतलब ब्लड में, ब्लड अगर मीठा है, बहुत मीठा है, बहुत ज्यादा मीठा है, तो उसका मीठापन यानी कि उसमें शुगर लेवल को डिक्रीज कर देगा हमारा प्यारा सा इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन डिक्रीज करता है, डिक्रीज शुगर लेवल, शुगर यानी ग्लूकोज, शुगर मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसको डिक्रीज कर देगा। अब ये कैसे याद करोगे इंसुलिन की फंक्शन, भाई मैं कराऊंगा उसकी टेंशन, मतलब याद कराना मेरा काम है, आपका काम है रिवीजन करना बस और कुछ नहीं। तो शुगर लेवल को डिक्रीज कौन कर रहा है, डिक्रीज शुगर लेवल इंसुलिन। बहुत मीठा था ना खून इसीलिए। अब सपोज कि खून जो है वो फीका है, उसको थोड़ा सा मीठा रहना चाहिए पर वो उतना मीठा नहीं है, तो उसको मीठा कौन करेगा, उसकी मीठापन इंक्रीज कौन करेगा, वो करेगा ग्लूकोगोन। तो ग्लूकागॉन क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज शुगर लेवल, शुगर यानी कि ग्लूकोज, ग्लूकोज का लेवल इन ब्लड, ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको वो इंक्रीज कर रहा है, ग्लूकागॉन इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है। देखो ए पहले आता है ना, तो ए मतलब मान लो आप इंक्रीज है, एक तरह से इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा कौन रहा है, ग्लूकागॉन। और उसको मैं याद कराता हूं, अभी रुको एक मिनट। तो इंक्रीज यानी कि बढ़ना, बढ़ना यानी हाइपर या हाइपो, हाइपर। तो यानी कि हाइपर, इसको हम बोलते हैं, ये जो हार्मोन है ना ग्लूकागॉन, इसका हमने एक और नाम दे रखा है, इसको हम हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपर क्योंकि इसने जो ग्लूकोज लेवल है उसको बढ़ाया, ग्लाइसेमिक शब्द का मतलब होता है ग्लूकोज, हाइपर बढ़ाया, ग्लाइसेमिक यानी ग्लूकोज को, हार्मोन हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, इसको हम हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं। जबकि इसको इसने क्या है, इंसुलिन ने इसने हाइपो करा यानी कि कम करा, तो इसको हम कहते हैं हाइपो ग्लाइसेमिक, ग्लाइसेमिक हार्मोन। पता है इतना डिटेल में शायद किसी ने यूट्यूब पे पढ़ा रखा हो, बट हो सकता है पढ़ा रखा हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही महान हूं भाई। तो देखो बस आपको करना क्या है ना, जो भी चीज बता रहा हूं उसको फॉलो करते जाना है। अब ध्यान से सुनो एक चीज, जो डायबिटीज वाले बंदे होते हैं, जिन्हें डायबिटीज होती है, उनके अंदर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि उन बेचारों के अंदर इंसुलिन कम होता है। थोड़ी देर के लिए मान लो इंसुलिन है ही नहीं, ऐसा मान लो, तो इसीलिए उनका जो खून है वो मीठा होता है। इसीलिए जो उनकी बीमारी है ना, चाय देखो, चाय पीते गए या फिर मान लो कोई भी मीठी चीज ज्यादा खाते गए तो खून मीठा हो गया, खून मीठा हो गया, तो इंसुलिन तो है ही नहीं जो शुगर लेवल को कम कर दे। भाई अगर इंसुलिन होता तो शुगर लेवल को कम कर देता, खून के मीठेपन को कम कर देता। तो इसीलिए उस बंदे का खून मीठा है, और जब टेस्ट कराते हैं तो उसके खून का मीठापन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आता है, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। या फिर इसको कुछ लोग चीन मिठाई चीनी वाले, पता नहीं क्या कौन सी बीमारी कहते हैं इसको, डायबिटीज वगैरह, मतलब कहते हैं कि शुगर हो गया, शुगर यानी चीनी हो गई, एक तरह से चीनी बीमारी या फिर मीठे वाली बीमारी हो गई, ऐसे कहा जाता है। क्यों हो गई भाई, क्योंकि इंसुलिन नहीं है। अब याद करो, अगर इंसुलिन होता तो क्या करता, डिक्रीज कर देता ब्लड लेवल को, ब्लड में शुगर के लेवल पर डिक्रीज कर देता। तो इस तरह से हमने इंसुलिन को याद कर लिया कि डायबिटीज वाले बंदे में इंसुलिन नहीं होता, इंसुलिन की कमी होती है डायबिटीज वाले बंदे को। अगर कोई भी बंदे को डायबिटीज है तो देखना आप आपके फैमिली में किसी को भी कहीं पे भी हो, भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर किसी को हो, आपने पड़ोस में भी सुना, पड़ोस का हो तब तो कोई दिक्कत नहीं हमें, है ना, हमें तो पड़ोस में मजा आता है। तो पड़ोसी से आप पूछना ये बात की ना उनको डायबिटीज हो रखा है तो इंसुलिन का वो इंजेक्शन लेते या नहीं लेते, या फिर वो हर महीने अपना डायबिटीज का टेस्ट कराते हैं या नहीं कराते, ये उनसे पूछना एक बार। मेरे जो मेरे घर में भी एक फैमिली मेंबर में डायबिटीज हो रखा है किसी को, तो वो हर महीने अपना ब्लड का चेकअप कराते हैं, और उसमें पता चलता है, हालांकि उनका तो लेवल बहुत ज्यादा पहले से फर्क आया, बहुत ज्यादा मेंटेन हुआ है। पहले उनका डायबिटीज का लेवल अगर इतना था तो अब इतने पे आ गया, मतलब बहुत कम नीचे लेवल पे आ गया एकदम ही। पहले बहुत ज्यादा था लेकिन अब उसका लेवल एकदम कम हो गया, क्योंकि साथ में जो बंदा होता है ना, जो फैमिली में जब कुछ जने होते हैं तो वो उसकी हेल्प कर रहे होते हैं उस तरह से खाने पीने में। तो अब भाई इसमें रोल उस बंदे का भी हो सकता है, क्योंकि वो चल के जाता है फिर कुछ करते हैं,
तो सबका अलग अलग रोल होता है। तो इसीलिए जो डायबिटीज की बीमारी से ठीक मतलब कर तो नहीं सकते, पर उसको नॉर्मल कर सकते हैं, मतलब नीचे लेवल पे लेके आ सकते हो, जड़ से खत्म नहीं कर सकते, दवाई तो तब भी खानी पड़ती है। तो जो डायबिटीज है वो डिक्रीज शुगर लेवल जो है ब्लड में, उसकी वजह से जो इंसुलिन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है शुगर लेवल को ब्लड में, बस इसीलिए इसे हम हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहते हैं। ये तो हमने पैनक्रियास के बारे में देखा। अब अगला जो हार्मोन है, अगला जो ग्लैंड है, वो है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्लैंड है, देखना ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लो ऐसा हुआ कि आपके घर में ना किसी ने अचानक से कोई बंदूक लेके आ गया है, ऐसा हो सकता है क्या, कोई बंदूक लेके आ गया, किसकी हिम्मत हो गई जो बंदूक लेके मेरे घर में आ गया है। मान लो, सपोज कर लो, मान लो कोई बंदूक लेके आपके यहाँ पे तानने आ गया, तो आपको कैसा लगेगा, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी कि नहीं। तो एड्रिनल ग्लैंड के बारे में देखते हैं कि इसका एड्रिनल ग्लैंड से क्या रिलेशन है, दिल की धड़कन कैसे बढ़ा दिया आपने। अब बताओ तो सही, एड्रिनल ग्लैंड है क्या, ये तो बताओ मेरे को। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है ना, बेसिकली वो करता क्या है, ये होता क्या, पहले तो ये समझो। जो हमारा जो वो आईफोन था ना, आईफोन यानी किडनी, जिसके बारे में हमने पढ़ा था पहले भी, तो ये हमारा किडनी है, आईफोन है। इसके ऊपर ना टोपी जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, ये टोपी पहन के रखा होता है, पता है, ये बर्थडे में जा रहा है, हैप्पी बर्थडे, तो इसने एक टोपी पहनी है अपने ऊपर। ये जो टोपी है ना इसके ऊपर, ये टॉप ऑफ, ये कहाँ है, ये एड्रिनल ग्लैंड है, ये टॉप ऑफ किडनी पे है, टॉप ऑफ किडनी पे प्रेजेंट है, किडनी के टॉप पे प्रेजेंट है, जिसको हम एडेक्सियल सरफेस भी कहते हैं। एडेक्सियल, एडेक्सियल मतलब ऊपर, ऊपर ऊपर के सरफेस पे, एडेक्सियल यानी ऊपर के सरफेस पे, मतलब किडनी के ऊपर वाला जो सरफेस है वहां पे टोपी लगी होती है। एक बार ना आप उस वाले चित्र में जाओ, उस वाले डायग्राम में जो कि हमने वहां पे एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखा था, जस्ट जल्दी से पीछे जाओ एनसीईआरटी खोल के, तो आप देखोगे कि उसमें ना ये आपको टोपी दिखेगी, लेकिन वहां पे नाम भी हो सकता है शायद लिखा हो, एड्रिनल ग्लैंड करके लिखा हो, तो वो एड्रिनल ग्लैंड ही है। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है एड्रेनलिन हार्मोन को। एड्रेनलिन हार्मोन बहुत इंटरेस्टिंग हार्मोन है, ये देखना अभी। एड्रेनलिन हार्मोन करता क्या है, ये बेसिकली इसका काम क्या है, ये ना रेगुलेट करता है, रेगुलेट करता है हार्ट बीट को, हार्ट बीट की भाई कितनी तेज से धक धक करेगा। जब बंदूक तान के बंदा आया था सामने, अभी देखना एग्जांपल एक मस्त बताया था ना मैंने, उसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। रेगुलेट हार्ट बीट, ब्रीथिंग रेट को भी रेगुलेट करता है, ये ब्रीथिंग रेट को भी रेगुलेट करता है, साथ में ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर, एंड ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करा, एंड उसने एक और काम करा, उसने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म उसको भी रेगुलेट करा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है, ये याद रख लेना, ठीक है। और इसीलिए हम इसको, इसीलिए किस लिए, बस मैं बता रहा हूँ एक चीज देखो, इसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। और क्यों कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी नहीं इमरजेंसी, इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं इसको हम, क्योंकि ये जो हार्मोन है ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देते कि बंदा एक बंदूक लेके आ गया, डिस्काउंट करके उसने आपने सर पे गोली तानने की कोशिश करा, कह रहा ओए जल्दी बता सोना कहाँ रखा है, आप कहते हो अरे पूरा घर खाली है, जहां मर्जी वहां सो जा, अरे नहीं, तो आप उसको बोलते हो कि मतलब आप पहले तो डरे हुए हो, अंदर से एकदम ही डरे हुए हो, आपकी हार्ट बीट एकदम धक 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 तेज हो गई, ब्लड प्रेशर आपका एकदम तेज हो गया, क्योंकि ब्लड तेजी से फ्लो कर रहा है ना, आर्टरीज में से जो ब्लड जो वेसल्स है उसमें से ब्लड बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है ना, तो ब्लड प्रेशर भी तेज हो गया, ब्रीदिंग रेट भी चेंज हो गई, आप करके ऐसे डरे हुए हो, है ना, ब्रीदिंग रेट चेंज हो गई है एकदम ही। और कार्बोहाइड्रेट जो है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है वो, तो वो एनर्जी बनाता है, आपको एनर्जी भी तो चाहिए ताकि जल्दी जल्दी सांस ले सको, जल्दी जल्दी सांस लेने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए अच्छी खासी, कार्बोहाइड्रेट भी जो है टूट करके एनर्जी बना रहा है, तो ये सारी चीजें इस टाइम पर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम इस कंडीशन से बच सके। ये जो कंडीशन है ना, ये हमारे लिए इमरजेंसी कंडीशन है भाई, इमरजेंसी आ चुकी है, ये इमरजेंसी जैसा ही तो है कि कोई बंदा आकर बंदूक तान गया हमारे ऊपर, या फिर मान लो आप कहीं जा रहे हो रास्ते में और आपको अचानक से स्नेक दिख गया, तो स्नेक जैसे ही आपको दिखेगा आप क्या करोगे, भाग जाओगे वहां से, है ना। और या फिर कोई और कंडीशंस हो सकती है, फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू में जा रहे हो, तो किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो आप डरे हुए हो, अंदर से थोड़ा सा डर लग रहा है ना, या फिर एग्जाम, इंटरव्यू छोड़ो, एग्जाम देने जाते हो
तो एग्जाम देने जाते हो तो डर लग रहा होता है कि पता नहीं कैसा एग्जाम जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर सामने आता है, कमेंट करके बताना सच बोल रहा हूँ कि नहीं, सच बोल रहा हूँ कि नहीं, कमेंट करना जरूर। कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर सामने आता है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, धक 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 धक। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड जो है वो आपके अंदर एड्रेनलिन हार्मोन को, एड्रेनलिन रस को बना रहा है, यानी कि वो हार्मोन रिलीज हो रहा है ज्यादा से ज्यादा, जिसकी वजह से वो हमारे अंदर एक इमरजेंसी की कंडीशन आ रही है कि भाई अब करूं क्या। तो कुछ नहीं करना भाई, सीधा लिखना शुरू करो एग्जाम में, इतना टेंशन नहीं लेते। तो ये चीजें हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अगला जो है, हमने सारे हार्मोन पढ़ लिए, अब हम टेस्टिस और ओवरीज को एक साथ देख लेते हैं। टेस्टिस एंड ओवरीज जो होती है ना, उसको हम कहते हैं गोनाड्स। गोनाड्स मैंने पहले भी कहा था, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदर होता है उसको हम गोनाड्स कहते हैं, गोनाड्स। तो गोनाड्स जो है उसमें दो चीजें आती है, एक तो मेल के लेवल पे और एक फीमेल के लेवल पे। फीमेल में जो होता है उसको हम कहते हैं ओवरीज, ओवरीज। और वो भी टू टू होती है, ये टू ओवरीज आती है इसमें, और यानी वन पेयर ऑफ ओवरी, और इसमें दो टेस्टीज होते हैं, दो टेस्टीज होते हैं। टेस्टीज जो होते हैं ना बेसिकली टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं उसको हम, टेस्टोस्टेरोन। और ये जो टेस्टोस्टेरोन ये रिलीज कर रहा है ना, ये बेसिकली प्यूबर्टी में चेंजेस करता है हमारे। प्यूबर्टी तो समझते हो ना, जो एज होती है टीनेज की, उसमें चेंजेस करता है। और ओवरी जो है वो रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन को, इन दोनों को ये रिलीज करता है हमारी ओवरी, हमारा रिप्रोडक्टिव, हमारा नहीं मतलब वो फीमेल्स का है ना, ठीक है। तो फीमेल्स का जो पार्ट है जो ओवरीज वाला, वो रिलीज कर रहा है इन दोनों को, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन को। और ये दोनों कर क्या रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये तीनों के तीनों ये क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, चेंजेस इन प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के दौरान जितने भी चेंजेस आते हैं वो सब आप ऑलरेडी जानते हैं, क्लास में, हर क्लासेस में आप पढ़ते ही है। और इसको हम ना और डिटेल में टेस्टिस और ओवरी को अगले वाले चैप्टर में देखने वाला, जो कि है रिप्रोडक्शन। तो टेंशन मत लो, बिल्कुल वहां पे एकदम सिंपल, एकदम लो लेवल पे ले जा करके, मतलब बिल्कुल लो लेवल इन द सेंस ये नहीं कि लेवल लेवल मतलब कम होगा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जीरो से हीरो तक पहुंचाऊंगा मैं आपको इस चैप्टर में भी। जैसे लाइफ प्रोसेस हमने एकदम अच्छे से करा है, कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अच्छे से कर रहे हैं, वैसे वो वाला चैप्टर रिप्रोडक्शन एकदम डिटेल में अच्छे से पढ़ने वाले हैं हम। तो चेंजेस इन प्यूबर्टी ये कराता है। अब गोनाड्स के बारे में तो देख लिया, और ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है यहाँ पे, हमें तो रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। अब एक बीमारी जो मैंने आपको पीछे बोली थी, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डायबिटीज, जिसका पूरा नाम है डायबिटीज मेलाइटस, इसको हम डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। देखो, डायबिटीज यानी कि बीमारी एक होती है डायबिटीज, यानी कि जिसमें बार बार जो बंदा है वो यूरिनेशन करने जाता है, टॉयलेट करने जाता है। जो डायबिटीज का जो मरीज होता है वो बार बार टॉयलेट करने जाता है। और मेलाइटस का मतलब होता है मीठा, यानी कि मीठी वाली बीमारी, मीठी वाली डायबिटीज, यानी कि शुगर वाली डायबिटीज हो गई जब ना, ये डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन के कारण होता है। डायबिटीज मेलाइटस किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है, एग्जाम में पूछा गया भाई, इसलिए तो बता रहा हूँ, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन के कारण होता है। इंसुलिन की डेफिशिएंसी के कारण होता है, यानी कि लार्ज क्वांटिटीज ऑफ शुगर होता है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ शुगर, जो शुगर्स होते हैं, शुगर्स यानी कि ग्लूकोज, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, हाँ, लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर, ग्लूकोज इन ब्लड, हमारे जो ब्लड है उसके अंदर लार्ज क्वांटिटी हो जाता है। मतलब जो डायबिटीज वाले जो बंदे होते हैं उनका खून अगर आप चेक कराओगे ना, तो बहुत ज्यादा शुगर लेवल आएगा उसमें इंक्रीज होकर के। तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर इन ब्लड इसके अंदर होता है बेसिकली, बहुत ज्यादा, और इतना ज्यादा होता है ना कि यूरिन में से भी निकल रहा होता है। इवन इन यूरिन, जो यूरिन है उसमें से भी, यूरिन यानी टॉयलेट जो है उसमें से भी बहुत सारा शुगर निकल रहा होता है, ग्लूकोज निकल रहा होता है बहुत सारा बाहर। तो अब देखो ये चीज तो समझ आई, लेकिन अभी एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही। आप ये बोले थे बीच में कि जैसे जो हॉर्मोन्स होते हैं वो जब कम होते हैं तो वो नॉर्मल हो जाते हैं, फिर अगर वो ज्यादा होते हैं तब भी नॉर्मल हो जाते हैं। यानी ये बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे एग्जांपल एक मैं आपको दूंगा, मान लो आप रोटी बना रहे हो, रोटी मम्मी बनाती होगी आपकी, आप थोड़ी ना बनाते होंगे, है ना, चलो वो छोड़ो।
मान लो आप कम से कम 18 घंटे डेली पढ़ रहे हो, तो भाई ये तो बहुत ज्यादा हो गया। 18 घंटे थोड़ी ना भाई, 10th क्लास में कोई 18 घंटे पढ़ता है? नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो क्या, जेई की तैयारी कर रहे हो क्या जो 18 घंटे पढ़ रहे हो? नहीं, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं, वो बहुत ही ज्यादा हो गया, मतलब लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप बिल्कुल ही कम पढ़ो, यानी 2 मिनट पढ़ो, डेली 2 मिनट पढ़ो। तो भाई 2 मिनट से क्या होगा, 10th क्लास में कुछ नहीं होगा। तो मीडियम कहीं रास्ता पकड़ना पड़ेगा, यानी कम से कम 6 से 8 घंटे डेली पढ़ना होगा, सब कुछ जोड़ जाड़ के, सेल्फ स्टडी वगैरह ये सब कुछ जोड़ जाड़ के 6 से 8 घंटे पढ़ना होगा। तो ये बीच की कंडीशन यानी नॉर्मल कंडीशन है। जब ज्यादा पढ़ रहे थे तो मैं उसको मीडियम लेकर आया, जब कम पढ़ रहे हो तो मैं उसको मीडियम पे लेके आया। यानी मैं एक तरह से फीडबैक दे रहा हूं, मतलब मैं उसको रेगुलेट कर रहा हूं एक तरह से। और ये हमारी बॉडी के अंदर कैसे पता चलता है कि मान लो हमारे अंदर ब्लड लेवल शुगर बढ़ गया, शुगर लेवल बढ़ गया, तो इंसुलिन कैसे आ गया, कब क्या हुआ, ये चीजें कैसे होती है, ये सारी चीजें जो है उसको हम देखते हैं। एक टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। और यहाँ से हर बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको डीपीपी में क्वेश्चन दिख जाएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना, आज की डीपीपी में आपको मिल जाएंगे विद द सॉल्यूशन, तो उसकी टेंशन मत लेना। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज बेसिकली, मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं फीडबैक, फीडबैक मैकेनिज्म। हम बात कर रहे हैं फीडबैक मैकेनिज्म की। फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या, व्हाट इज दिस फीडबैक मैकेनिज्म? मतलब देखो, मान लो कि शुगर लेवल इन ब्लड जो है वो राइज कर रहा है। राइज मतलब इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ब्लड में जो शुगर लेवल है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। अब जैसे ही ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज होगा तो ये बात जो है पैनक्रियाज को पता चलेगी, इसको पैनक्रियाज डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्ट यानी पहचान लेगा, डिटेक्टेड बाय पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को ये बात पता चल जाएगी, तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली सिंथेसिस करेगा इंसुलिन का, सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। ये इंसुलिन को बनाना शुरू कर देगा, इंसुलिन को बनाएगा। ये देखो, शुगर लेवल, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा, अब शुगर लेवल बढ़ते ही उसको डिक्रीज करना पड़ेगा ना शुगर लेवल को, तो उसको पहले तो कोई डिटेक्ट करेगा, पैनक्रियाज उसको डिटेक्ट करेगा। फीडबैक मैकेनिज्म हो क्या रहा है, देखो शुगर लेवल इंक्रीज हुआ, उसके बाद उसको पैनक्रियाज ने डिटेक्ट करा, फिर उसके बाद उसने सिंथेसिस करा यानी इंसुलिन को बनाया। और इंसुलिन को जो है उसने जब रिलीज कर दिया तो हुआ क्या, तो ब्लड शुगर लेवल जो है वो फॉल कर गया। ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल वो फॉल कर गया, फॉल्स यानी कम हो गया, डिक्रीज कर गया। अब जैसे ही डिक्रीज हुआ तो ये बात पता चल गई पैनक्रियाज को, इसने पैनक्रियाज ने इसको डिटेक्ट कर लिया, ये बात पता चल गई। तो स्विच ऑफ फीडबैक जो है, स्विच ऑफ फीडबैक, फीडबैक स्विच ऑफ हो गया, फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो स्विच ऑफ हो गया। मतलब क्या कह रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि शुगर लेवल बढ़ा, जैसे ये नॉर्मल सी चीज है यार, शुगर लेवल बढ़ते हैं उसको कम करना है ना बस, शुगर लेवल ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम करना चाहिए उसको। तो उसको पहचाना किसने, जैसे शुगर लेवल बढ़ा तो पैनक्रियाज ने बोला ओए ये तो बढ़ रहा है, तो उसने जल्दी से इंसुलिन बनाना शुरू किया, इंसुलिन बन बन बन, इंसुलिन बन। तो जैसे ही इंसुलिन बना वो उसने क्या किया, ब्लड का जो शुगर लेवल है उसको कम कर दिया, उसको कम कर दिया। और जब उसने कम करा ना तो ये बात भी महसूस कर पा रहा है पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज ने बोला अच्छा अब ब्लड का शुगर लेवल कम हो गया, यानी कि स्विच ऑफ कर देते हैं फीडबैक को। फीडबैक जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम में बनाया मैंने, इसको मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ एक तरह से। तो फिर इसके बाद ये स्विच ऑफ हो जाता है। और ये जैसे ही पैनक्रियाज को डिटेक्ट करता है, पता चलता है, तो वो क्या करता है, स्टॉप सिक्रीटिंग इंसुलिन, इंसुलिन को सिक्रीट करना स्टॉप कर देता है, स्टॉप सिक्रीटिंग इंसुलिन, इंसुलिन। अब वो इंसुलिन को सिक्रीट करना स्टॉप कर देता है, रोक देता है एक तरह से। मतलब अब इंसुलिन और सिक्रीट नहीं होगा बेसिकली। ध्यान से सुनना कैसे हुआ फीडबैक मैकेनिज्म, फिर से समझाता हूं मैं आपको, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम का ये लास्ट वाला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सवाल आता है। और बाकी कैसे लिखना है पैराग्राफ के फॉर्म में डीपीपी में देख लेना आप, तो उसकी टेंशन, सो बार बार कहते हो टेंशन नहीं टेंशन नहीं, आपकी आदत हो लग रहा है टेंशन नहीं टेंशन नहीं। भाई देखो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप बिल्कुल टेंशन लो। ये 10th क्लास जो है ना, ऐसी क्लास होती है कि बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं इसमें, जबकि टेंशन की जरूरत नहीं है। हमें टेंशन नहीं लेने का, टेंशन खाली देने का, ये बात पता है ना। बस गाना नहीं गा रहा मैं, सुनो ध्यान से। शुगर लेवल इन ब्लड जो है वो जैसे ही बढ़ता है,
पैनक्रियाज ने इसको देखा, उसको पता चल गया। अब जैसे ही उसने देखा वो इंसुलिन बनाने लगा, इंसुलिन 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 जैसे ही बना, अब इंसुलिन बनने के बाद इंसुलिन ने ब्लड के जो शुगर लेवल है उसको कम कर दिया। जैसे ही शुगर लेवल कम हुआ, पैनक्रियाज ने फिर से इसको पहचान लिया, और पहचानते ही उसने क्या किया, स्विच ऑफ कर दिया फीडबैक मैकेनिज्म को। जो फीडबैक मैकेनिज्म है उसको उसने स्विच ऑफ कर दिया। जैसे ही पैनक्रियाज ने इसको डिटेक्ट करा, वैसे ही उसने सिक्रीशन जो इंसुलिन है वो सिक्रीट कर रहा था उसको कम कर दिया, क्योंकि भाई अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। अब देखो ये सारा का सारा एंडोक्राइन सिस्टम वाला टॉपिक एकदम क्लियर हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है। शुरू में जो 3 क्वेश्चन पूछे थे उसके आंसर जरूर देना। और अगर आपको नर्वस सिस्टम क्लियर नहीं है, क्योंकि नर्वस सिस्टम में हाइपोथैलेमस की सारी चीजें भी आती है, जो कि हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन का भी पार्ट है। तो अगर आपको हाइपोथैलेमस मतलब एंडोक्राइन में कुछ नहीं समझ आ रहा, तो आप ना नर्वस सिस्टम देखो, जो एपिसोड 1 है उसको तो खास करके देख के आना, क्योंकि वहां पे मैंने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन समझाया, और ब्रेन जो है ना वो भी मैंने एपिसोड 3 में बताया। एपिसोड 3 में आप जाओगे तो ह्यूमन ब्रेन को पूरा का पूरा एकदम डाइसेक्ट करके डिटेल में सब कुछ बता दिया कि किस तरह से इसका फंक्शन है, क्या करता है क्या नहीं, कौन कौन से एरियाज है इसमें, उसको फंक्शंस को याद करना भी सिखाया है। और वहां पे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर भी देना। अगर उस एपिसोड पे डायरेक्ट जंप करना है तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, और अगर आपको लाइव प्रोसेस देखना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी का चैप्टर, तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। एंड डीपीपी सॉल्व जरूर किया करो, क्योंकि डीपीपी सॉल्व करने से आपको आइडिया लगेगा कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं एग्जाम में। इन वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, मैं आपको वही मिलता हूँ।